हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से प्यारे बच्चों उन प्रश्नों की जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में वो प्रश्न हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हम प्यारे बच्चों यूट्यूब पर 70 प्रश्नों की वीडियो डालेंगे, जिसमें कि एक वीडियो पड़ गई जिसमें आपको टोटल 20 प्रश्नों के सॉल्यूशन मिलेंगे प्यारे बच्चों। और आज इस वीडियो में 20 प्रश्नों के और हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जितने में वीडियो लास्ट में 2 या 3 वीडियो और डालूंगा उनमें टोटल 70 प्रश्नों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और ये 70 प्रश्न वो हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप इन 70 प्रश्नों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेते हो, मतलब 100% तैयारी कर लेते हो। तो प्यारे बच्चों, चैलेंज बता रहे हैं कि आप केमिस्ट्री में 90+ नंबर ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न हमको दिया गया है 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलयन की चालकता, ठीक है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्लियर है? क्या ज्ञात करनी है? इसकी मोलर चालकता। देखिए हमको मान क्या क्या दिया गया, पहले हम बात करते हैं। देखिए हमको ये दिया गया है 0.20 m, ठीक है, ये दी गई है मोलरता 0.20 m, ठीक है। विलयन की चालकता, विलयन की चालकता शो करते हैं हम कप्पा से, ठीक है, जो कि दी गई है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, मतलब हमको लैम्डा एम ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए लैम्डा एम ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणा 1000, ठीक है, बटे में एम, मतलब विलयन की सांद्रता। अब यहां पर कप्पा का जो मान दिया है प्यारे बच्चों वो कितना दिया गया है? कप्पा का मान दिया गया है 0.0248 गुणा 1000, एम 0.20। क्लियर है? अब यहां पर करते क्या है, हम दशमलव हटाते हैं। देखिए यहां पर दशमलव 4 संख्या आ गई, इसमें 2 संख्या आ गई, तो पहले दशमलव को बराबर कीजिए, 2 जीरो बढ़ाकर। अब देखिए यहां पर भी 4 आ गए, यहां पर भी 4 डिजिट है दशमलव से पहले। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। लैम्डा एम निकल कर आ गया। अब इसका मात्रक क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। क्लियर है? क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है, जो कि कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और आप इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करके आ सकते हो। देखिए एक बार मात्रक के बारे में बता देते हैं कैसे। जैसे ये हो गया किसका? चालकता, तो चालकता मतलब हो गया साइमन, ठीक है। और क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब सेंटीमीटर को नीचे ले लीजिए। अब ये क्या है? 0.20 मोलरता। अब मोलरता का अगर मात्रक की हम बात करेंगे सेंटीमीटर में, वैसे तो होता है मोल प्रति लीटर, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब है प्यारे बच्चों, तो सेंटीमीटर क्यूब है जो कहां जाएगी? ये ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो जब इसको ऊपर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? साइमन गुणा सेंटीमीटर क्यूब बटे सेंटीमीटर गुणा मोल, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको ऊपर जाएगा। अब यहां से सेंटीमीटर कट गया तो यहां बची 2 घात। अब मोल ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही मात्रक होता है मोलर चालकता का, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है K बराबर x अपॉन टी। अब यह x क्या है? विलयन की सांद्रता है, तो इसका क्या होगा? मोल प्रति लीटर, ठीक है। और t क्या है? समय हो गया, इसका हो गया सेकंड। अब मोल प्रति लीटर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? मोल लीटर मतलब ऊपर जाकर इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा,
लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड भी ऊपर जाकर किसकी घात हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये मात्रक निकल के आया। अब हमसे पूछा क्या है कि शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। तो वेग स्थिरांक मतलब के हो गया, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और प्यारे बच्चों इसी के साथ वेग का भी मात्रक यही हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जो आया किसके द्वारा है, के बराबर एक्स अपॉन टी से एक्स क्या होगी, विलयन की सांद्रता होगी, सांद्रता को बोल सकते हैं मोलरता। तो इसका होता है मात्रक मोल प्रति लीटर, और टी हो गया समय, इसका होता है सेकंड। तो मोल प्रति लीटर बटा सेकंड के हिसाब से क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हमसे यही पूछा था कि अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक क्या होगा, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग भी यही होगा और इसका वेग स्थिरांक भी यही होगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासर दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। देखिए प्यारे बच्चों, परासर दाब का सवाल है। सबसे पहले मान निकालते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया गया है तो T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273, इसमें आप जोड़ दीजिए 273। जब 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस से केल्विन में लाते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, स्मॉल w दिया गया पदार्थ की मात्रा 45 ग्राम प्रति लीटर, मतलब विलयन का आयतन दिया गया 1 लीटर। क्लियर है। विलयन का परासर दाब मतलब पाई का मान दिया गया है 3.2 atm। विलयन स्थिरांक के मान की गणना करनी है प्यारे बच्चों, हमको R ज्ञात करना है, M हमको दिया गया है जो कितना है 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है परासर दाब में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम पाई से या पी से व्यक्त करते हैं, पाई V बराबर W अपॉन एम आर टी, ये लगेगा। क्योंकि 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पाई बराबर CRT, एक होता है पाई V बराबर NRT, एक होता है पाई V बराबर W अपॉन MRT। ठीक है, अब यहां पर हमको R ज्ञात करना है क्योंकि विलयन स्थिरांक ज्ञात करना है। R को जब भार करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो WRT मतलब R के गुणा में WT है, ये गुणा में नहीं है, तो पाई गुणा V गुणा M बटे में W गुणा T, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर हम मान रखते हैं, तो जब मान रखेंगे तो प्यारे बच्चों तो क्या होगा, R बराबर पाई का मान कितना दिया गया है 3.2 atm। क्लियर है। विलयन 1 लीटर दिया गया था, M कितना है 342 बटे स्मॉल w कितना दिया गया था 45 ग्राम, और टेम्परेचर कितना दिया गया था 293। ठीक है, अब यहां पर करते क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों पॉइंट हटाते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे यहां पर लगा दीजिए एक 0। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12। ठीक है, ये हो गया 2 एकम 2, 2 छिक 12। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां बचा 1, जो हो गया 10, 2 पंजे 10। क्लियर है। बाकी 2 से और नहीं कटता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 342 और 16 की गुणा कर देंगे और 225 और 293 की, तो R बराबर 342 और 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 का 3 बचा, 16 चौका 64, 64 और 3 हो गया 67 के 6, 16 3 48, 48 और 6 कितना हो गया 54। ठीक है, अब नीचे 293 और 225 की गुणा करते हैं, तो 293 और 225 की, सॉरी 293 और 225 की जो गुणा आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी, अभी कैलकुलेटर निकाल लेते हैं इससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहां पर हमने 225 गुणा 293, ठीक है, तो गुणा आ रही है 225 और 293 की 65 925। ठीक है, अब 54 72 भाग हमें करना क्या है, 54 72 और भाग करना है 65 925, 65 925 करना है। तो प्यारे बच्चों 54 72 को भाग 65 925 से करेंगे तो आएगा 0.08
लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहां पर हमको आर ज्ञात करना था, जो बिलियन स्थिरांक था वो निकल के आ गया 0.083। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, पराशर दाब का सूत्र लगाया था। ठीक है, मार रखे, इनकी गुणा कर दी, 16 और 342 की गुणा करी तो 5472 आ गया, और 225 और 293 गुणा करी तो 65,995 आ गया। तो इसकी भाग इससे करेंगे तो सीधे सीधा आ जाएगा 0.083 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस सवाल को आप ध्यान से समझना है, क्योंकि ये भी 2026 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, मोल प्रवाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए, मोल प्रवाज क्या कहते हैं? मोल प्रवाज को हम सीधा बोल सकते हैं कि किसी विलयन या मिश्रण में जो घटक होते हैं, विलय और विलायक की मात्रा को व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसी को मोल प्रवाज बोलते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। क्या है कि किसी मिश्रण या विलयन में किसी घटक की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका या को मोल प्रवाज कहते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि उदाहरण के द्वारा समझाना। अब देखिए, उदाहरण में हमने लिया, यदि 2 मोल एथिल अल्कोहल को 2 मोल जल में घोला जाता है। अब यहां पर एक तो एथिल अल्कोहल है पदार्थ, एक क्या है, जल है। ये मान लीजिए विलयन के घटक है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि इसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा निकालनी है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह निकालना है या जल का मोल प्रवाह निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? देखिए, मान लीजिए हम एथिल अल्कोहल निकालते हैं तो लिखेंगे एथिल अल्कोहल का एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ठीक है, तो जब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, N1 मान लेंगे। ठीक है, इसको N1 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, N2। मतलब एथिल अल्कोहल के मोल को क्या मान लेंगे हम, N1, और जल के मोल को क्या मान लेंगे, N2। तो N1 बटा N1 प्लस N2, मतलब जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखा जाता है, नीचे तो सेम N1 प्लस N2 रहता है। एथिल अल्कोहल का निकालना है, N1 मान लिया। अगर मान लीजिए जल का निकालते तो N2 रख लेते। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है कि जो N1 जिसको माना है उसका मान रखिए, N1 क्या है, 2। N1 कितना है, 2। N2 कितना है, 2। दोनों 2 2 हैं। ठीक है, तो 2/4 कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ गया, तो कितना आ गया, 0.5। तो यहां से पता चला कि भाई जो एक विलयन था और उस विलयन में एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रवाह की जो मात्रा थी वो कितनी थी, 0.50। तो यही होता है मोल प्रवाह प्यारे बच्चों, और ये भी प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है 2026 के लिए। ठीक है, इसके बाद है 5वां प्रश्न, अंतः संक्रमण तत्वों के शामा इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है? देखिए, ये होता है एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक को बोला जाता है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को बोला जाता है, अंतः संक्रमण बोला जाता है एफ ब्लॉक है। इसका हमें सामा इलेक्ट्रॉन विन्यास का फॉर्मूला लिखना जो कि होता है। तो क्या होता है एफ ब्लॉक का? सिंपल है, याद रखना, n-2 f 1 से 14। ठीक है, n-2 f 1 से 14। इसके बाद है n-1 और d ये होता है 0 से 1, फिर होता है ns2। क्लियर है? तो n-2 f 1 से 14, n-2 d 0 से 1, ns2। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना जो किसका होता है, एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बोर्ड एग्जाम में एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास श्योरली पूछा जाएगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों उसको सही से याद करके जाना है, भूलना नहीं है। क्या होता है, n-2 f 1 - 14 और n-1 d 0 से 1 और ns2। क्लियर हो गया? अब है इसके बाद अगला प्रश्न। ठीक है, अगला है 5वां प्रश्न, हमको दिया गया है कि अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फिनॉल है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, इसको बोलेंगे हम फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। यहां पर अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब हमको ये कारण बताना है कि अल्कोहल और फिनॉल जल में क्यों विलय हो जाता है, मतलब क्यों घुल जाता है। तो बहुत बड़ा बेसिक है इसका, और छोटा भी है, वो है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आबंध, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहली बात याद रखना। लिखेंगे कैसे, अल्कोहल और फिनॉल दोनों जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम होते हैं। जल के अणुओं के साथ इन प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधों के निर्माण के कारण ही ये जल में विलय होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, और सबसे बड़ा बेसिक यही है कि ये जल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं,
हाइड्रोजन आबंध। तो जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, समझ लीजिए वो जल में पूरी तरीके से विलय हो जाते हैं। यही कारण है कि एल्कोहल और फिनॉल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, अब है छठा प्रश्न, हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। नाभिक रागी या इलेक्ट्रॉन रागी आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब नाभिक रागी क्या होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक है, नाभिक रागी को बोलता है नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जिनका लगाव नाभिक से होता है। तो नाभिक कैसे होता है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक का मतलब किससे लगाव होगा, नेगेटिव से। तो नाभिक स्नेही वो होते हैं जिन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का लगाव किससे होता है, पॉजिटिव से होता है। सिंपल है कि भाई नाभिक स्नेही कौन से होंगे, जिन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे प्रश्न में पूछा क्या, पूछा है कि हेलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाई। देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो होती है, एक होती है एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको SN1 बोला जाता है। ठीक है, एक होती है SN2 मतलब द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन हम यहाँ पर एक अभिक्रिया को लेकर चले SN1, जिसके द्वारा हम आपको बता देंगे कि नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, इसमें पहले वाले पद में एल्किल हैलाइड और धीरे धीरे बदलन होता है टूटना के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक रागी मतलब कौन सा आ गया, जिस पर नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, RH, ये एल्किल हैलाइड ले लिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब विदलन होगा तो ये मंद होता है। ठीक है, मंद क्रिया को व्यक्त करेगा RH। तो RH जब टूटेगा तो R पर पॉजिटिव, X पर नेगेटिव। तो जो R पर पॉजिटिव आया ये किसका रूप बन गया, कार्बोधनायन का। ठीक है, तो यहां पर जो R पॉजिटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो R पॉजिटिव है किसी नाभिक रागी अभिकर्मक से अभिक्रिया, नाभिक रागी मतलब होता है जिस पर किसका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए हम यहां पर क्या ले लेते हैं, OH नेगेटिव ले लेते हैं। तब यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तीव्र होगी, और क्या बन जाएगा, ROH। तो जो SN1 जो अभिक्रिया होती है वो दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में, दो पदों में। पहले पद में क्या होता है, उसका विदलन होता है, विखंडन होता है, टूटती है और टूटने पर कार्बोधनायन बनाती है। ठीक है, दूसरे पद में क्या होता है कि कोई ऐसा अभिकर्मक आता है जो कैसा होता है, नाभिक रागी होता है और कार्बोधनायन से अभिक्रिया करता है और बहुत फास्ट करता है। तब जाके क्या बनता है, ROH मतलब उत्पाद बनता है। तो याद रखें SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जगह हम ये ले सकते हैं CH3 और CH3Cl। ठीक है, एल्किल हैलाइड का ही रूप है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर हम इसको कार्बोधनायन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, मंद अभिक्रिया व्यक्त करेगा। CH3 और CH3 मतलब इस कार्बन पर किसका चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कोई एक नाभिक रागी अभिकर्मक आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यही क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, CH3 ये। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में नाभिक रागी से संबंधित कोई भी अभिक्रिया पूछी जाए या क्रियाविधि पूछी जाए तो आप इस तरीके से करके आएंगे, जो कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा मोस्ट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न में क्या है, एक न्यूमेरिकल है। एक ठोस के 1.2 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासर दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए
ये भी सवाल पराशर दाब का मोस्ट सवाल है, थोड़ा कठिन है, ठीक है, लेकिन करते हैं। 1.26 ग्राम मतलब स्मॉल डब्ल्यू ले लो, 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। 200 सेंटीमीटर क्यूब, प्यारे बच्चों ये विलयन का आयतन है, वो भी याद रखना, क्योंकि इस मान में बहुत बच्चे डाउट में हो जाते हैं। अब 200 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इसको हमें लीटर में बदलना है, तो क्या करना है, सीधा आपको 1000 से भाग देनी पड़ेगी। जब 1000 से भाग देंगे तो 0.2 लीटर आ गया, ठीक है। इतना याद रखना कि पराशर दाब में विलयन का आयतन लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है। 300 केल्विन पर, मतलब टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन पर विलयन का पराशर दाब मतलब पाई दिया गया है 2.57 गुणा 10 की घात -3 बार पाया गया। ठोस के मोल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, मतलब m हमको याद करना है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, पाई v बराबर w बटा m आर टी। अब r का मान नहीं दिया, लेकिन याद रखना r का मान कितना होता है, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिसको विलयन स्थिरांक बोला जाता है। क्या होता है, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है भाई, मोल द्रव्यमान ठोस का, m ज्ञात करना है, ठीक है। तो m को भार करते हैं, जब m को भार करेंगे तो क्या होगा, m बराबर WRT तो भाई ऊपर रहेगा, ठीक है, और m की जगह क्या आ जाएगा, पाई गुणा v। क्लियर है। अब इसकी जगह मान रखते हैं, स्मॉल w कितना है, 1.26, 0.0821, टी का मान दिया गया है भाई 300, ठीक है। पाई कितना है, 2.57 गुणा 10 की घात -3। विलयन का आयतन है प्यारे बच्चों 0.2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन टफ है। दशमलव से पहले यहां से दशमलव कैंसिल कीजिए। अब यहां पर क्या है कि 4 संख्या आगे दशमलव है, इसमें 1 संख्या आगे, तो पहले इसमें आप प्यारे बच्चों 3 जीरो बढ़ा लीजिए। अब दशमलव बराबर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 10 की घात -3 से 3 जीरो कैंसिल है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात -3 जब प्यारे बच्चों ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, जब प्लस में हो जाएगी 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, मतलब 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल है, तो उसको यहां से भी डायरेक्ट काट सकते हैं हम। क्लियर है। अब करते क्या है, यहां पर हम 2 से 126 को काट दीजिए, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 126 कट गए, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 की गुणा इसमें करिए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, और कितना जीरो रह गया, 2 जीरो गुणा 821 बट्टे में 257, 257, ठीक है। बाकी इधर कुछ नहीं बचा। अब यहां पर हमको m ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है कि यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगेगी। टफ क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर क्या होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और बोर्ड में हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो आपको करना क्या है कि आप इतना ही करके आ सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो। अगर आपको बाद में समय बचे तो लास्ट में जाके इसको सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, ठीक है। तो बाद में क्या करना है, सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना मात्रक लिख देना, क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। क्लियर है, इतना याद रखना। अगर कैलकुलेशन करनी है तो इनकी दोनों की गुणा करके 257 से भाग देना है, मतलब इतना भी करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। अगर समय बचता है आपको पूरा पेपर करने के बाद तो बाद में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमको बोला गया था कि भाई आपको पराशर दाब ज्ञात करना था। पराशर दाब हमने बता दी किस तरीके से निकलेगा, और पराशर दाब के सवाल भाई बहुत मोस्ट है। ऐसा मान लीजिए एक सवाल आना है, और ये वो सवाल है, अगर आपने ये सवाल सही से स्टडी कर लिया तो बाकी अगर इनसे अलग हटके कोई भी सवाल आ गया पराशर दाब पर, तो बेटा गारंटेड है आपसे सवाल बचेगा नहीं, आप उसको श्योरली करके आओगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 8वां, किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक इतना दिया गया है 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड ये मतलब सक्रिय ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। देखो भाई, सक्रिय ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, log K2 बटा K1, ठीक है। EA
2.303 R, ठीक है। और इधर होता है T2 माइनस T1 बटा T1 और T2, ये होता है सक्रिय ऊर्जा का फॉर्मूला। लॉग K2 बटा K1 बराबर ये होती सक्रिय ऊर्जा 2.303 R, T2 माइनस T1, T1 और T2, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं, तो देखिए लॉग K2, पहले K1 ये होते हैं वेग स्थिरांक, तो पहला वेग स्थिरांक कितना दिया गया 0.07, ठीक है। और दूसरा कितना दिया गया 0.07, तो पहले दूसरा वाला रखो क्योंकि K2 पर आ रहा है 0.07, K1 कितना है 0.02 बराबर ये होगी सक्रिय ऊर्जा 2.303 R का मान कितना दिया गया है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, तो 8.314 ये R का मान हो गया। T2 टेम्परेचर 700, ये T2 हो गया और ये प्यारे बच्चों T1 हो गया। T2 दिया गया 700, T1 कितना दिया गया 500, और T1 और T2 की गुणा कर रहे हैं तो 7 पंजे 3500 लिख 35 मतलब 4 जीरो, सॉरी 3500 नहीं मतलब 35 और 4 जीरो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, 2 को 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा log 3.5, क्लियर है, बराबर EA 2.303 गुणा 8.314 गुणा 700 में से 500 गया, बच्चा प्यारे बच्चों 200, ये कितना आ गया 35 और 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब यहां से हमको EA बाहर करना है, तो EA बाहर करने से पहले log 3.5 का मान रख दो, कितना दिया गया है ये है log 3.5 का मान कितना होता है 0.544, क्लियर है, ठीक है। EA गुणा में 2, ठीक है, ये हो गया 2.303 8.314 गुणा 3500, ठीक है। EA को बाहर करेंगे तो EA को बाहर करेंगे प्यारे बच्चों, ये टोटली मान ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कहां जाएगा EA बराबर, ठीक है, EA बराबर 0.544 गुणा 2.303 और 8.314 गुणा 3500 बटे 2। अब यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो भाई कैलकुलेशन तो कर सकते हो लेकिन इस कैलकुलेशन में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर सवाल ऐसा आता है जो कि टफ हो और लास्ट में जाके वहां आप सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो प्यारे बच्चों सीधा एक ही तरीका है, सवाल को यहां तक छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां तक आप करके आओगे फिर भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, उसके बाद और पेपर को पूरा सॉल्व करिए। ये वाली कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों बाद में करनी है, बाद में जब लास्ट में समय बचे। और इतना मुझे पता है कि केमिस्ट्री का पेपर अगर किसी को पूरा आ जाए पढ़ा हुआ, तो प्यारे बच्चों कम से कम आप 1 घंटे पहले कॉपी को लिख सकते हो, तो 1 घंटे में ये आसानी से कैलकुलेशन हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, 1 या 2 प्रश्न ही ऐसा आएगा जिसकी कैलकुलेशन आपको टफ मिलेगी, बाकी सबकी इजी मिलेगी, ठीक है। तो आपको करना है क्या, वो लास्ट में करना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे सीधा यही कह रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन करके और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों की कैलकुलेशन सही है, ठीक है। वही मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता दूंगी इसका आंसर ये है। पहले आपको आंसर बताना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सही है या गलत है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज करके बताना है, ठीक है, जिससे मुझे ही पता चले कि भाई आप लोगों की कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है अगला प्रश्न, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब हमको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समीकरण के द्वारा बताना है एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करना है। तो पहले हम बात करेंगे टॉलेन अभिकर्मक की, टॉलेन अभिकर्मक की। देखिए प्यारे बच्चों टॉलेन अभिकर्मक की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया अभिकर्मक है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए, ठीक है। याद रखना एल्डिहाइड होता है RCHO, टॉलेन अभिकर्मक होता है Ag2O। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीकरण करता है, RCOH बन जाएगा, साथ में 2Ag मतलब रजत,
लवण निकलेगा। ठीक है, ये तो होगी एल्डिहाइड की पहचान। अब कीटोन के साथ कराना, कीटोन होता है RCOR और टॉलिन अभिकर्मक से ही कराना है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, सीधा आप लिख के आ जाना नॉट रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं करेगा। ये तो होगी किससे, एल्डिहाइड की बात। ठीक है, तो एल्डिहाइड में हमने जो विभेद किया और एल्डिहाइड और कीटोन में मतलब विभेद किया, मतलब दो पूछे तो पहला जो अंतर किया वो किसके द्वारा किया, टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, अब हम दूसरा जो करते हैं फेलिंग विलयन के द्वारा करेंगे, फेलिंग विलयन। ठीक है, देखिए तो फेलिंग विलयन के द्वारा जब हम करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले एल्डिहाइड से करना है जो कि होता है 2CuO। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीकरण करेगा तो क्या बनाएगा, RCOOH और प्लस Cu2O। पहला तो एल्डिहाइड से हो गया, दूसरा किससे करके दिखानी है हमें, कीटोन से, RCOR 2CuO। ठीक है, तो जब इससे करेंगे तो ये क्या करेगा, नॉट रिएक्शन, मतलब हम वो अभिक्रिया बता रहे हैं, वो रासायनिक समीकरण बता रहे हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लिखने में याद रहेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन में विभेद आ जाए तो एक आपको दिखानी है अभिक्रिया टॉलिन अभिकर्मक से, जिसमें क्या होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, RCOOH बनाएगा, और कीटोन टॉलिन अभिकर्मक के साथ नॉट रिएक्शन शो करता है। वही फेलिंग विलयन की बात आ रही है, वो एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीकरण करके RCOOH बनाता है और कीटोन जो है फेलिंग विलयन के साथ नॉट रिएक्शन करता है। तो ये प्यारे बच्चों दो रासायनिक क्या थी, परीक्षण थी, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिख के आनी है। तो लिखेंगे RNA एक महत्वपूर्ण जैविक बृहद अणु है जो प्रोटीन संश्लेषण और जीन अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यह एकलक राइबोन्यूक्लियोटाइड में से बना हुआ बहुलक है। यह मुख्य रूप से एकल रज्जुक संरचना में पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। DNA RNA जरूर पूछा जाएगा, संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाएंगी, या हो सकता है इनका पूरा नाम पूछा जाए, तो इनके बारे में प्यारे बच्चों पढ़ के जाएं। ठीक है, अब इसके बाद 11वां प्रश्न, समन्वय संख्याओं के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समन्वय संख्या क्या होती है, देखो समन्वय संख्या किसी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या होती है। मतलब जो लिगेंड होते हैं वही समन्वय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, हमने कोई एक उपसय संयोजक यौगिक लिया K4FeCN का होल 6, तो अगर हम इसमें समन्वय संख्या की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगी, ये होगी 6, क्या होगी, लिगेंडों की संख्या। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। सिंपल है कि जितना लिगेंड होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, समन्वय संख्या होगी। तो समन्वय संख्या प्यारे बच्चों उसकी कितनी है, 6, मतलब लिगेंडों की संख्या। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, अब 12वां प्रश्न, हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन राखी। देखो पिछला प्रश्न था नाभिक राखी, ये इलेक्ट्रॉन राखी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही भाई कौन से होते हैं, मतलब जिनका लगाव इलेक्ट्रॉन से हो। सिंपल है भाई, अब जिनका लगाव इलेक्ट्रॉन से होगा इसका मतलब ये कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव का भी लगाव इलेक्ट्रॉन से होता है, माइनस से होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझानी है। तो पूछा किसके द्वारा, हेलो एरीन के द्वारा। तो मैंने आपको बता दिया, एक को प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में श्योरली पूछा जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन स्नेही हो या नाभिक स्नेही हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में हम हेलो एरीन में पूछा गया। तो बात करते हैं कि अभिक्रिया में क्लोरीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब यहां पर क्लोरीन इसलिए ले लिया, हेलो एरीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन की नाभिक पर X लगा दो, लेकिन हमने X की लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों क्लोरीन, क्योंकि X हेलोजन परमाणु होता है, क्लोरीन हेलोजन परमाणु है। ठीक है, क्या होता है, अभिक्रिया में क्लोरीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम बेंजीन की नाभिक पर क्लोरीन लगाते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, हेलो एरीन का रूप बन जाता है। तो इस पर पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वही बोला है क्योंकि क्लोरीन परमाणु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। देखिए, ठीक है,
फिर बोला है -I प्रभाव के कारण हेलो एरिन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन से क्या हो जाता है, कम होता है। मतलब बेंजीन से क्या होता है, कम होता है, किसके कारण, -I प्रभाव के कारण हेलो एरिन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बेंजीन से क्या होता है, कम होता है। इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कोई ऐसा अभिकर्मक जिस पर प्लस का चार्ज हो, वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो बहुत ही सिंपल है कि प्यारे बच्चों की हेलो एरिन में ऑर्थो और पैरा पर ही अभिक्रिया क्यों होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा जो कि क्लोरोबेंजीन को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इन पर हम लॉन पेयर दिखाते हैं, ठीक है। क्या दिखाते हैं, लॉन पेयर, ठीक है। इसको इधर समझा देते हैं जिससे कि इधर स्पेस सही है। इधर जैसे मान लीजिए हमने हेलो एरिन की जगह क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। तो हमें यह बताना है कि भाई कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो ऑर्थो और पैरा पर ही रिएक्ट क्यों करता है हेलो एरिन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए ये क्लोरीन पर क्या है, लोन पेयर है। बेंजीन की नाभिक और बेंजीन से डेंसिटी है, बेंजीन के नाभिक के अकॉर्डिंग बेंजीन से अगर तुलना की जाए तो नाभिक पर डेंसिटी कम होगी। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके बीच में सर्कल नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बॉन्ड दिखाना है। और यहां पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो इस कार्बन पर घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व बढ़ेगा तो ये अपने ऊपर आंशिक ऋणावेश ले लेगा। आंशिक जब ऋणावेश ले लेगा तो Cl इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, आंशिक धनावेश। समझ में आया, क्योंकि ये लोन पेयर इस कार्बन के साथ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस कार्बन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाभिक पर घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जब डेंसिटी बढ़ेगी तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा, मतलब विदलन हो जाएगा। इस कार्बन पर आंशिक धनावेश ऋणावेश आ जाएगा। अब ये वाला जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, इसी प्रकार ये वाला कार्बन क्या ले लेगा, अपने ऊपर आंशिक ऋणावेश ले लेगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्या रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना कर रहे हैं। अनुनादी संरचना क्या होती है कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां डबल बॉन्ड, और दूसरे उसके बीच में ये वाला तीर क्या होता है, इस प्रकार अगर तीर आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या होती है, अनुनादी संरचना को व्यक्त करता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब ये आंशिक ऋणावेश जब यहां पर आया तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस पर क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज ले लेगा, मतलब कौन सा आ जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये वाला जब यहां जाएगा तो ये भी अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले लेगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज। अब आंशिक नेगेटिव चार्ज ले लेगा, ये वाला यहां ले लेगा, तो क्लोरीन पुनः क्या ले लेगा, अपने ऊपर लोन पेयर ले लेगा, ठीक है। अब आप देखना कि जो हमने अनुनादी संरचना बनाई थी वो क्लोरोबेंजीन की बनाई थी, ठीक है। तो कितनी बनी थी, 1 2 3 4 और 1 5। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन पर आंशिक ऋणावेश जो आया है वो ऑर्थो पर आया दोनों तरफ, और एक कहां पर आया, पैरा पर आया। देखिए ये आ गया ऑर्थो पर, उसके बाद कहां आया, पैरा, यहां पर कहां है, ऑर्थो पर। अब आपको दिख रहा होगा कि जब क्लोरोबेंजीन पर आंशिक ऋणावेश जो आया है वो कहां पर आया, ऑर्थो पर आया, और कहां है, पैरा पर आया है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक आएगा, कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस पर क्या है, प्लस का चार्ज है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक आएगा तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा किस पर अटैक करेगा, वो ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए Cl
और Cl मतलब Cl2 हमने ले लिया। तो जब ये ब्रेक होगा तो इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला है वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ। अब नेगेटिव आपको दिख रहा होगा किस पर, ऑर्थो पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है। इसी कारण क्या होता है कि जब कभी भी बेंजीन की नाभिक पर अगर कोई हैलोजन परमाणु लगा होता है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी आता है अभिकर्मक, तो वो ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्टली अटैक करता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये क्लोरो बेंजीन में कहां लग जाएगा, Cl ऑर्थो पर, और एक कहां लगेगा, पैरा पर। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों इसीलिए क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पर Cl क्यों लगता। अब ये वाला Cl जो बचा यहां से H हटेगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था प्रश्न में कि हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। और हमने यही बताया था कि अभिक्रिया में क्लोरीन का होता है, ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। -I प्रभाव के कारण हेलो एरीन के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन से क्या होता है, कम होता है। इसमें आने वाला इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक किस पर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये प्रश्न का आंसर था, जो कि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा मोस्ट है। आपको करके कैसे आना, पहले आपको क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना व्यक्त करनी है, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां, फिनॉल को निम्नलिखित से प्राप्त कैसे किया जाता है। पहला है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से हमको फिनॉल बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है, सीधा जलीय NaOH से अभिक्रिया करा दीजिए, क्योंकि फिनॉल बनाना है भाई क्लोरोबेंजीन से। तो क्या निकलेगा, NaCl बाहर हो जाएगा और Cl की जगह लग जाएगा OH। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, दूसरा है क्लोरोबेंजीन से दूसरा एनिलीन से फिनॉल है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के नाभिक पर NH2 लगा दो। अब इसकी अभिक्रिया HNO2 से करा दो नाइट्रस अम्ल से। जब नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो H2O N2 मतलब N2 गैस बाहर हो जाएगी, जल बाहर हो जाएगा, और सीधा सीधा बेंजीन के नाभिक पर NH2 की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये तो बन गया भाई किससे, एनिलीन से फिनॉल। अगला बोला गया है बेंजीन से फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कीजिए। यहां से HCl बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर H होगा। जब HCl बाहर हो जाएगा तो बेंजीन के नाभिक पर Cl लग जाएगा। बाद में इसकी अभिक्रिया किससे करा दीजिए, जलीय NaOH से। तो यहां से क्या निकलेगा, NaCl, और Cl क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये बन गया क्या, फिनॉल। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हमको फिनॉल बनाना था किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन से एक, ठीक है, दूसरा किससे, एनिलीन से, तीसरा बेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से, एनिलीन से और बेंजीन से। ये क्लोरोबेंजीन से हो गया, एनिलीन से हो गया, बेंजीन से हो गया। ये अभिक्रिया भी बहुत मोस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब है अगला प्रश्न इसके बाद, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल में अंतर। बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है 2026 के लिए। सही से पढ़ के जाना कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्वतः प्रावर्तित रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। और एनोड क्या होता है, ऋणात्मक ध्रुव होता है। कैथोड कैसा होता है, धनात्मक ध्रुव होता है। विद्युत अपघटनी सेल बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा था, और विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें विद्युत धारा की आवश्यकता नहीं होती, इतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहां पर एनोड ऋणात्मक है, इसमें एनोड कैसा है, धनात्मक।
यहाँ कैथोड ध्रुव कैसा है, धनात्मक है, कैथोड कैसा है, ऋणात्मक ध्रुव है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है विद्युत अपघटनी सेल और कैसा, गैल्वेनिक सेल। देखिए गैल्वेनिक सेल की जगह विद्युत रासायनिक सेल भी आ सकता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल का ही उदाहरण है ये गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। ठीक है, इस अंतर को बहुत बढ़िया तरीके से याद करके जाएं। ठीक है, अब है 15वां प्रश्न कि एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण या परीक्षण देना है। हमें बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्यों है, और एक परीक्षण के द्वारा, परीक्षण का मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखना एमीन क्या होते हैं, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोकार्बन समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये तो एमीन की परिभाषा होगी, इसको सही से पढ़ लेना। ठीक है, अब हमें बताना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद के लिए परीक्षण बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक अभिकर्मक होता है जिसको बोलते हैं हिंसवर्ग अभिकर्मक, जिसको बोला जाता है हिंसवर्ग परीक्षण। ठीक है, या टेस्ट। तो चलिए हम बात करते हैं पहले 1 डिग्री एमीन की। तो क्या होता है हिंसवर्ग अभिकर्मक, C6H5SO2Cl होता है। ठीक है, हिंसवर्ग अभिकर्मक। तो पहले इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराएंगे। तो 1 डिग्री एमीन में से क्या करेंगे, H को बाहर कर लेंगे, RNH2 होता है, यहां से H को बाहर कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये बन जाएगा Cl नहीं आएगा, C6H5SO2NHR। ठीक है, ये बन गया N एल्किल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये तो पहला परीक्षण जो हो गया वो 1 डिग्री एमीन का हो गया। किसका हो गया ये, 1 डिग्री एमीन का। याद रखना बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, बहुत मोस्ट अभिक्रिया है। ठीक है, हिंसवर्ग अभिकर्मक। क्या है ये, हिंसवर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl। ठीक है, याद रखना। क्लियर हो गया। यहां पर क्या हुआ कि जो 1 डिग्री में से एक H हटा, वो हिंसवर्ग अभिकर्मक में से Cl के द्वारा हटा। ठीक है, अब 2 डिग्री की बात करेंगे। तो जब 2 डिग्री की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 डिग्री एमीन लेना पड़ेगा, C6H5SO2Cl प्लस HNR2, क्योंकि R2NH होता है 2 डिग्री एमीन का। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहां से क्या हट जाएगा, HCl हट जाएगा। इधर क्या बनेगा, C6H5SO2। ठीक है, C6H5SO2 और NR2, और बाहर क्या हो जाएगा, HCl। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 2 डिग्री एमीन का परीक्षण। इसका नाम क्या हो गया, सेम ये होगा N डाई एल्किल बेंजीन, N डाई एल्किल बेंजीन। ठीक है, R2 R इसलिए डाई एल्किल बेंजीन हो गया। बाद में लिखेंगे सल्फोनेमाइड। अब बात करते हैं 1 डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 3 डिग्री एमीन की। देखिए 3 डिग्री एमीन में भी हिंसवर्ग अभिकर्मक से करानी है, C6H5SO2Cl, और इसका होता है NR3। तो आप जब देख रहे होंगे कि जब हम हिंसवर्ग परीक्षण कर रहे हैं, हिंसवर्ग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 1 डिग्री एमीन से क्या HCl बाहर होगा, 2 डिग्री एमीन से क्या HCl बाहर होगा। लेकिन जब 3 डिग्री एमीन से कर रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन की कमी है। इसका मतलब है कि इससे परीक्षण नहीं होगा। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं नॉट रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत मोस्ट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एमीन के बारे में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की पहचान कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है इन अभिक्रियाओं के द्वारा आप प्रश्न को सॉल्व करके आ सकते हो। इस फॉर्मूले को याद रखना जो कि हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र होता है। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्ट करता है, 3 डिग्री एमीन के साथ इसलिए नहीं करता क्योंकि N के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 16वां। डी ब्लॉक और F ब्लॉक
के तत्व क्या हैं? देखिए डी ब्लॉक तत्व जिसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये वाले डी और एफ। 101% आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डी और एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो देखिए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, ये आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 के बीच स्थित होते हैं। याद रखना, समूह 3 से 12 के बीच, मतलब समूह बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक तत्व को बोला था अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, डी वाले में डी उपकोष में, एफ वाले में एफ उपकोष में। ठीक है, ये आवर्त सारणी के मुख्य भाग के नीचे 2 अलग पंक्तियों में, कौन कौन सी पंक्ति? लेंथिनॉइड और एक्टिनॉइड्स के रूप में स्थित होते हैं। तो बहुत मोस्ट प्रश्न है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, इनको सही से पढ़ लेना, याद कर लें। ठीक है, अब 17वां प्रश्न, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एफ ब्लॉक का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको बता दिया। डी ब्लॉक का क्या होता है प्यारे बच्चों? n-1 डी 1 to 10 और ns का 1-2, ये होता है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एफ ब्लॉक का हमने पिछले प्रश्न में बता दिया था। ठीक है, तो यहां पर डी ब्लॉक का बता दिया, एफ ब्लॉक का आपको बता चुके हैं, जो क्या होता है n-d 1 से 10 और ns 1 से 2 तक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला देखिए 18वां प्रश्न क्या है? उपसह संयोजक यौगिक के संयोजकता आवर्त सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। संयुक्ता मतलब होता है वीवीटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का उल्लेख बताना है और इसके सिद्धांत की कमियों के बारे में भी बताना है। देखिए सिद्धांत क्या है? वीवीटी के अनुसार, संयुक्ता आवर्त सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड के बीच उपसह संयोजक आबंध धातु के रिक्त कक्षकों और लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। यह सिद्धांत संकरण और ज्यामिति की व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम उपसह संयोजक यौगिकों का उसकी ज्यामिति के बारे में बात करते हैं और उसमें संकरण निकालते तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद कमियां क्या होती हैं? यह उपसह संयोजन यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, याद रखना। दूसरा, यह आंतरिक और बाह्य कक्षक संकलों के बीच अंतर को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह लिगैंड की प्रबलता के क्रम की व्याख्या नहीं करता। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है, इसको सही से पढ़ के जाना है, सही से याद करके जाना है। ठीक है, आप 2 या 3 बार इसको सही से पढ़ोगे, याद करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा दिखा सकते हैं, उपसह यौगिक के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। अब इसके बाद 19वां प्रश्न, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को उल्लेख कीजिए। देखिए राउल्ट का नियम हम इससे पहली वाली वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, वहां आपको पहला ही प्रश्न राउल्ट का नियम, वहां आप देख सकते हैं कि राउल्ट का नियम को हम कैसे परिभाषित करते हैं, उसका सूत्र का नियमन कैसे करते हैं, कैसे क्या है। ठीक है, अब इसी में एक सवाल दिया गया कि 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, ठीक है, P0 17.535 mm Hg, 293 केल्विन पर 450 ग्राम जल, बड़ा W, 25 ग्राम ग्लूकोज, स्मॉल W, विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है, PS ज्ञात करना है। तो सूत्र लगेगा राउल्ट के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का, जो कि होता है P0 माइनस PS, और नीचे ले सकते हैं P0 बराबर W गुणा M गुणा बड़ा W। P0 कितना है? 17.535 माइनस PS, हमें विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है ये। ठीक है, P0 यहाँ P0 भी ले सकते हो, PS ले सकते हो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, थोड़ा 1-2 पॉइंट का अंतर आता है आंसर में। 17.535 बराबर स्मॉल W, मतलब विलय की मात्रा कितनी है? 25 ग्राम। M क्या है? विलायक का भार होता है, विलायक मतलब होता है जल, या जल का भार दिया गया 450, और M मतलब होता है अणुभार, सॉरी क्या होता है, भार की जगह अणुभार बोलेंगे। ठीक है, अणुभार। तो जल का अणुभार जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पर स्मॉल W रखते हैं 25। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 गुणा 18, मतलब स्मॉल W 25 दिया गया है, M क्या हो गया? जल का अणुभार हो गया, और स्मॉल m मतलब ग्लूकोज, मतलब विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार कितना होता है? 180। बड़ा W क्या हो गया? विलायक की मात्रा, इसको 450 ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 18 दाई 80, 25 एकम 25, 25 अट्ठे कितना हो गया? 200, 18 दाई 180। तो 180 गुणा इसमें करेंगे तो 180 गुणा 17.5
535 माइनस PS बराबर ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 17.535। ठीक है, अब 180 की गुणा जब इसमें करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए यहां पर हम गुणा करते हैं 180 इधर लिख देते हैं। ठीक है, 180 गुणा, ठीक है 180 गुणा 17.535 में कर लिए 17.535 तो आया 31 56.3 माइनस 180 PS 17.535। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 3156.3 3156.3 माइनस 17.535 17.535 और 180 PS उधर जाके किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3156.3 में से क्या करेंगे हम, 3156.3 में से 17.535 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3138.765 बराबर 180 PS। अब इसमें 180 PS मतलब 180 से हमको क्या करना है, भाग देना है। 3138.765 भाग 180। ठीक है, तो ये भाग 180 देंगे तो कितना निकल के आएगा, 17.437। कितना आएगा, 17.437। तो ये इसका आंसर निकल के आया जो किसके बराबर होगा, PS के बराबर होगा। PS क्या हो गया, बिलियन का वासुदाव हो गया, जो कि mmHg इसका क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सवाल था राउल्ट के वासुदाव के आपेक्षिक अवनमन का। अब आपको बस एक ही प्रॉब्लम आएगी इन सवालों में, भाई लास्ट में कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन का हमने तगड़ा आइडिया आपको बता दिया है, लास्ट तक उसको करना, जहां कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगे उसको वहां तक छोड़ देना, क्योंकि ये काम सिर्फ लास्ट में अगर आपके पास समय बचता है। समय नहीं है, सीधा मात्रक लिखिए, इतना ही छोड़ के आ जाना, आंसर सही होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब है इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है लास्ट 20वां, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकता की परिभाषा लिखिए। देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, याद रखना किससे व्यक्त करते हैं, रो से। और ये इसका उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का चालकत्व क्या होता है, उल्टा होती है। कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह क्षमता उस पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की अनुमति देती है। देखिए ये क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, ये क्या करता है, अनुमति दे रहा है, मतलब उसको धारा को प्रवाहित करने का ऑर्डर दे रहा है। यह विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। इसको हम लिख सकते हैं, कप्पा से व्यक्त करते हैं, क्या होता है, 1/ρ। तो इनकी केवल परिभाषा पूछी गई थी, विशिष्ट प्रतिरोध और चालक की। तो ये परिभाषाएं प्यारे बच्चों इनको सही से याद करके जाना, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चे टॉप 20% जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। तो अब तक हम 20 पहले वाले प्रश्न की वीडियो बना चुके हैं और 20 आज, टोटल हम आपको 40 प्रश्नों की वीडियो बना चुके हैं। 30 रह गए, अगली वीडियो में आपको उन 30 प्रश्नों को हम बता देंगे। तो प्यारे बच्चों टोटल 70 प्रश्न है, इनको आप बहुत बढ़िया तरीके स्टडी कर लीजिए। मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आप केमिस्ट्री में 90+ नंबर ला सकते हो। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चों की बेटर तैयारी हो सके। तो प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखने के लिए थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।